बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको खुशामदीद कहता है समर की इलेक्शन ट्रांसमिशन में। और आज हम जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के हल्का 27। जब हम लफ्ज़ खैबर पख्तूनख्वा इस्तेमाल करते हैं तो हल्का 27 जो है ये खैबर ही कहलाता है। फाटा के जो इलाके मुदगम हुए खैबर पख्तूनख्वा में, ये उसका पहला हल्का है। और तारीख़ी लिहाज से अगर इसकी अहमियत देखी जाए तो ये जो बाब खैबर है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद है जहाँ से हम क्रॉस करके अफ़गानिस्तान में जाते हैं, ये सबसे पहले हमें बाब खैबर से गुज़रना होता है। फिर इसकी अपनी बहुत सारी वजूहात हैं। बुद्ध मत स्तूपा है, बहुत पुराना हिस्टोरिकल चीज़ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो वादियाँ जो हैं, बड़ी मशहूर वादियाँ आप लोगों ने सुना होगा, ख़ास तौर पर वादी तेरा बड़ी मशहूर वादी है जो उस इलाके के अंदर मौजूद है। लोअर बाड़ा है, इसमें शाकस है, इसमें मुलागोरी है, ये इस हल्के के इलाके हैं। यहाँ पे जो बरादरियाँ हैं, शनवारी, आफरीदी, शर्मानी और मुलागोरी जो कबाइल हैं वो यहाँ बसते हैं, वो ये यहाँ के अहम लोग हैं। मैं चलता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ शागुल अफरीदी साहब जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू हो जाए। जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? बिल्कुल इफ्तिखार साहब, आपकी आवाज़ क्लियर आ रहा है इफ्तिखार साहब। मुझे शागुल साहब ये बताइएगा कि क्या मसला है जो आप समझते हैं सबसे अहम है और आप जिसको हल करने का वादा करते हैं अपने वोटर्स के से? इफ्तिखार साहब, मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 27 से मुस्लिम लीग नून के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इससे पहले मैं 2013 में इंडिपेंडेंट मुंतखब हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त मुस्लिम लीग की हुकूमत में आईन तकमील पाकिस्तान हुआ। इससे पहले पाकिस्तान वो मुल्क था जहाँ पर आइन पूरा नहीं था। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद पार्लिमानी लीडर और पार्लिमान का मेंबर था जिसने बॉर्डर फेंसिंग की खुलकर हिमायत की, जो कि बगैर किसी मसले से, बगैर किसी नुकसान से अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्यूरल लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया। और अभी भी मैं जो इलेक्शन लड़ रहा हूँ आवाम को ये कह रहा हूँ कि जो नया नवाज शरीफ के वक्त मायने तकमील पाकिस्तान हुआ था, हमारे लिए 3% NFC अवार्ड आइन में रखा गया था। वो पैसा पिछली हुकूमत ने हमें नहीं दिया, जिससे हमारे कबायली बेल्ट्स में ये ज़रूर इस बात को नोट किया जा रहा है कि हमें जो मर्जर से हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना था, एजुकेशन बेहतर होना था, हेल्थ बेहतर होना था, रोड बनना था, और जो समारत मिलने थे वो कुछ हमें नजर नहीं आया। ऐसी बयानी के ऊपर मैं वोट ले रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह असेंबली वो हक दिलाऊंगा जो 25th आईनी अमेंडमेंट में मर्द डिस्ट्रिक्ट को दिया गया था। शागुल अफरीदी साहब, मुझे एक बात बताएं कि आप खुद भी रुकन रहे हैं। जब आप खुद रुकन थे तो आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसको आप फख्रिया तौर पे मेरे साथ आज शेयर कर सकते हैं? मैं लीड करता था इस कास को, फाटा मर्जर को, आईने तकमील पाकिस्तान को मैं लीड करता था। इस बॉर्डर फेंसिंग को जो डिविजन लाइन से इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया बगैर किसी नुकसान का। मैंने पाकिस्तान को TIR का मेंबर बनाया जो कि गेटवे सेंट्रल एशिया यूरोप का। वो काम ऐसे पाकिस्तान 72 साल में नहीं बना था कि अच्छा, हमारी गाड़ियाँ शागुल अफरीदी दूसरे मुल्कों में नहीं जा सकता था। शागुल अफरीदी, तो ये मैंने किया। शागुल अफरीदी साहब, ये तो काम अपने आईनी के, कानूनी के, इससे आपके वोटर को क्या फ़ायदा पहुंचा? क्या उनको तालीम ज़्यादा अच्छी मिल गई? क्या उनको लिए रोज़गार के ज़राए ज़्यादा पैदा हो गए या उनके रहन सहन में कोई बेहतरी आई? जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरा MNA होते हुए ये फ़ायदा हुआ कि वजीरिस्तान से सब बाजावर तक सब लोग डिस्प्लेस हुए, मगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई बंदा डिस्प्लेस नहीं हुआ, ना वो कैंप में गया है, वो IDPs हुआ है। मैं 2013 अपने हल्के में मौजूद था और इन का हमने कौम में मिलकर मुकाबला किया और हमने ये सिर्फ कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से महफूज कराया बल्कि अपने कौम को भी बचाया और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के कौमों को भी बचाया। चलिए, अब आप क्या करना चाहते हैं? सबसे ज़्यादा अहमियत आपके सामने किस मसले की होगी जिसको आप हल करवाना चाहेंगे?
इफ्तिखार साहब, सबसे ज्यादा अहमियत मेरा टारगेट है NFC अवार्ड का हक लेना। जब तक मसाइल नहीं होगा, मसाइल हल नहीं हो सकते। मैं इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के वक्त में ये 25वां आईन अमेंडमेंट हुआ है, आईन तकमील पाकिस्तान हुआ है। और सर ये बात मुझे समझ आ गई, आईन तकमील पाकिस्तान तो हो गया, NFC अवार्ड से आपको पैसे मिल जाने चाहिए थे, क्यों नहीं मिले, क्या वजह बताते हैं? ये इमरान खान की वो ना तजुर्बाकारी है, जिससे न सिर्फ हम कबायली महरूम हो गए उस हक से, बल्कि पूरे पाकिस्तान भी महरूम हो गया, पूरे पाकिस्तानी कौम भी महरूम हो गया उन सहूलियतों से, उन समारात से जो 2018 में छोड़ा थे। शाहगुल साहब मेरे साथ रहिएगा, जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ मौजूद है महमूद जान साहब, मैं उनको शामिल कर रहा हूँ। जी महमूद साहब, आप कैसे हैं? अच्छा ठीक है, तो फिर अगर उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है तो हाजी साहब आप मेरे साथ रहेगा। मैं जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि मैं उनसे तारफ़ करा दूँ कि मेरे साथ आज लाहौर स्टूडियो में इज़्ज़तुल्लाह शनवारी मौजूद होंगे। ये हम सेल के एक नौजवान हैं जो इस इलाके के जो रिपोर्टर हैं उनके साथ रब्ते में हैं और वहाँ से तमाम मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं जो इलेक्शन ट्रांसमिशन में हम पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचाएँगे। दूसरे मेरे साथ रिमल रिजवान हैं जो कि हमें इस इलाके की तफसीलात से बताएंगे कि कितने लोग हैं, कितने मर्द हैं और कितने पोलिंग स्टेशन हैं। ये शाहगुल साहब, ये तो बात हो गई अपना आइनी तौर पे। अब NFC अवार्ड की आप जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं किसी और आदमी पर, तो NFC अवार्ड तो आपका हक है, किसी आदमी ने रोक कैसे लिया, मुझे ये समझ नहीं आई। शाहजी गुल अफरीदी मेरा पूरा नाम है इफ्तिखार साहब। क्या पूरा नाम शाहगुल अफरीदी कह रहा हूँ ना, और क्या कह रहा हूँ? हाँ जी क्या मैंने कोई मैं गलत नाम ले गया? मैं माजरत चाहता हूँ। शाहगुल आप कह रहे थे, शाहगुल। अच्छा हाँ, मुझे समझ नहीं आई कि ये जो शाहगुल अफरीदी है तो हाजी इकबाल अफरीदी है और हमीदुल्लाह जान अफरीदी है और शाह फैसल अफरीदी है, ये तो मुझे समझ आ गई। तो शाहगुल साहब, जब आप मेरे साथ हैं और आपके नाम के नीचे शाहजी है, शादी नहीं है। वेरी गुड। ये हम जो ना वो इधर पंजाब में रहने वाले, ये हमेशा ऐसे कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि शाह जी को हम शाह समझ लेते हैं। तो ये असल में हम शाहों के बहुत हामी रहे ना माजी में कभी, तो इसलिए मुतासर है। पंजाब के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। शादी गुल साहब, शीन शाह दालियदी, शादी गुल साहब जी, आप बात कर रहे थे मेरे साथ है कि आपको NFC अवार्ड में से पैसे नहीं मिले, तो आप क्यों एक आदमी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? ये तो वहाँ पे फिर गलती सबकी है। फिर नहीं, हमारे पार्लियामेंटेरियन की अपनी जगह गलती है, उसको रिजल्ट मिलेगा 8 फरवरी को, सब रिजेक्ट होंगे। से पहले PTI के लोग थे, वो रिजेक्ट इसीलिए हो गए कि उन्होंने अपनी कौम की और अपने इलाके की जिम्मेदारी पूरा नहीं किया है। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे, जिस तरह हमने इनको वही हुकूक दिलाया आर्टिकल 10 और 10A का जो पाकिस्तानियों को हासिल था और हमारे कबाइलियों को नहीं था, तो इसी तरह ये हक भी इनको दिलाएंगे इंशाल्लाह ताला NFC अवार्ड का। ठीक है अफरीदी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। अगर मेरे दोस्त महमूद साहब मेरे साथ आ गए हों तो मैं उनको शामिल कर लूँ इस गुफ्तगू में। महमूद जान साहब ये कह रहे हैं कि जो NFC अवार्ड है वो एक सियासी पार्टी की गालिबन हिम्मत नहीं थी उस पर अमल दरामद कराने की। क्या आप इनसे इत्तफाक करते हैं इस बात पे? जी इफ्तिखार साहब, शाहजीगुल साहब की इस बात में बड़ा वजन है कि ये फैसला हुआ था कि तमाम सूबे 3% जो है वो अपने NFC का वो जो फाटा मर्ज हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में उसकी तरक्की के लिए, उसकी मेन स्ट्रीमिंग के लिए देंगे, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने किसी भी वो सूबे से वो वसूल न कर सकी। उसकी वजह ये थी कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ही से इनके लिए पैसे जा रहे थे और उसका फायदा इनको नहीं हुआ। अब जो वहां है तो उस मर्जर का लोग उसको अब प्रोपेगेट भी कर रहे हैं कि देखिए हम कह रहे थे कि इसका फायदा नहीं होगा। तो शाहजीगुल अफरीदी साहब के ये साथ तो इस हद तक तो मैं इनके साथ इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि शायद उस वक्त इनकी तैयारी भी पूरी नहीं थी जब ये मर्जर करवा रहे थे। अगर ये जरा मजीद बेहतर तैयारी करके साथ आते, मजीद लोग उसे गारंटीज देते, फेडरल गवर्नमेंट से गारंटी लेते, पाकिस्तान की रियासत से गारंटी लेते कि इस इलाके को जो दरकार फंड्स हैं और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ की होनी है, यहाँ पे अस्पताल और जो आपका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, उसकी अगर वहां से गारंटीज हो जाती तो ये तो बेहतर तरीके से हो जाता, लेकिन उस वक्त शायद ये तो जल्दी में कर दिया गया था। शुक्रिया महमूद साहब। महमूद साहब, अगर शाहजीगुल साहब भी मुझे इजाज़त दें
तो मैं अपने जो दो दोस्त हैं उमर शनवारी और साजिद अली को से रब्ता करना चाहता हूँ ताकि उनको भी मैं इस प्रोग्राम में शामिल कर लूँ और उसके बाद फिर मैं ब्रेक पे चला जाऊँगा। साजिद अली साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और उमर शनवारी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? महमूद साहब, ये आपके इलाके में एक बड़ा मसला में आ रहा है कि ये जो ट्रांसमिशन है हमारी, इसमें जो लाइन्स हैं ये ड्रॉप हो जाती है। इसका कोई हल ढूंढेंगे आप कि इन इलाकों में जो मोबाइल सिस्टम है या जो कम्युनिकेशन का सिस्टम वो बेहतर हो? महमूद सर वहाँ पे तो देखें ना, यही तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कि जिसके लिए 3% NFC का चाहिए था, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आप देखें, ये जो शाहजुगुल साहब बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं कि अगर ये पैसे आ जाते तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगता, इंफ्रास्ट्रक्चर लगने के बाद वहाँ पे अब सिग्नल भी होते, सब कुछ होता। एक ऐसा इलाका जो कि है तो पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन आप जब वहाँ जाते हैं तो आपको वो अपने से कोई 1200-1300 साल पहले का कोई इलाका नजर आता है। अब भी लोग वहाँ पे बुनियादी जरूरियात से महरूम हैं। जिन चीजों को लोग यहाँ पे बुनियादी जरूरियात समझते बाकी पाकिस्तान में, वो खैबर देते हल्के में वो अयाशी समझी जाती है कि हमारे घर बिजली आ गई है, अगर यहाँ गैस आ गई तो बहुत बड़ी अयाशी होती है। शाहजी गुल साहब, ये आपके घर में बिजली की सहूलत है या नहीं है? सवाल करे, फिर मैं बिजी हूँ। आखिरी सवाल करे इफ्तिखार साहब। महमूद खान साहब जो बातें कर रहा है वो अभी माजी हो गया है। वो माजी की बातें अलग है। हमने मुस्तकबिल का फैसले करने हैं। हमने मुल्क को बुरानों से निकाला है, अपने अवाम को हुकूक दिलाना है, अपने मुल्क को जो इकोनॉमी क्राइसिस है इससे निकालना है। अभी आगे के लिए बात करें, वो अब बाजी को छोड़ दे। मुस्तकबिल के लिए हमने मुल्क को, कौम को और अपने अपने इलाकों को क्या देना है, बस। शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि लोग ज़्यादा वोट डालने आएंगे पिछले इंतखाबात के मुकाबले में? बिल्कुल, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का और मेरे MPs जैसे खड़े हैं जो मेरे फैमिली के हैं, इंशाल्लाह ताला हमारा तो ये टारगेट है कि 50% रेशो से ज्यादा वोट पोल होगा। और पिछली दफा कितने % वोट पोल हुआ था और आपको कितने वोट मिले थे? अभी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में वो तो सिलेक्शन हुआ था, उधर तो वोट पोल नहीं हुआ था, वोट को पुल करके कर दिया गया था। तो आप मेरे प्रोग्राम में आज क्या पैगाम देना पसंद करेंगे अपने वोटर्स को? कोई एक पैगाम? ये पैगाम देना पसंद करूंगा इफ्तिखार साहब के मैं बाजावर से लेकर वजीरिस्तान तक तमाम कबायली अवाम को अपील करता हूं और उनको कहता हूं कि वो आउटसाइडरों को वोट न दे। आउटसाइडर मैं उन लोगों को कहता हूं जो अपने हल्कों में नहीं रहते, इस्लामाबाद में रहते हैं या अपने हल्कों से बाहर रहते हैं, वोट के टाइम अपने हल्कों में आ जाते हैं, वो आउटसाइडर है, वो लोकल नहीं है। उनको आउटसाइडर समझकर रिजेक्ट उन लोगों को वोट दे जो मैं रहता हूँ। जो तकलीफ उनके बच्चों को होगा वही तकलीफ अपने हल्के के अवाम को होगा। आप अपने हल्के के अवाम के मसले हल करोगे। शाही साहब, आप तो इसी हल्के में रहते हैं ना हर वक्त, आप तो नहीं हल्के को छोड़ के बाहर जाते ना? मैं फिर दूसरों को क्यों कहता? ठीक है शाहजी गुल साहब। शाहजी गुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, मसाइल पे बात हुई, आपने हल। और महमूद साहब हमारे साथ थे। मुझे अब ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखेंगे। ख्वातिन जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातिन। बात हो रही है हल्का NS-27 खैबर पख्तूनख्वा का हल्का, और इसको खैबर का हल्का भी कहा जाता है। तो यहीं से खैबर शुरू होता है। और हमारे साथ पहले शाहजी गुल आफरीदी साहब थे, मुस्लिम लीग से उनका तल्लक। अब हमारे साथ हाजी इकबाल आफरीदी साहब हैं, आज़ाद लड़ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाजी साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए खैरियत है? हाजी साहब, ये मुझे बताएं कि ये जो इश्यूज़ हैं आपके इलाके के, वैसे पाकिस्तान के सारे इश्यूज़ एक जैसे ही हैं। पीने का पानी नहीं है, तालीम नहीं है, हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, सड़क अच्छी नहीं है। आपके इलाके में मर्जर से के बाद आप क्या समझते हैं, आपकी जो कोशिश थी वो क्या थी कि मर्जर का क्या फ़ायदा पहुंचे आपके हलके को? देखिए, हमारा जो हलका है बुनियादी तौर पर ये जो रफियाई लिहाज से बहुत अहमियत रखता है जी। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो सारे कबाइल हैं और ये अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल टच लगा हुआ है इनकी सरहद। एक साइड पे हमारे अफगानिस्तान है और दूसरी साइड पे हमारे ये जो पेशावर का एरिया है
ये चूंकि हमारे इलाके के बुनियादी जो मसाइल है, ये 73-74 साल से ये बुनियादी तौर पर एफसीआर यहाँ पे नाफिज था और यहाँ पे एक निज़ाम चला रहा था, ये मलिकिज़म था, यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट थे, यहाँ पे पीए और एपीए और यहाँ पे मराठी याफ्ता लोग थे। उनकी वजह से जो हमारे बुनियादी जो ज़रूरत थी वो जो साहिब सरवत और जो बड़े बड़े नवाब या मलिक थे उनके काम होते थे, जो गरीब लोग थे वो नज़रअंदाज थे। बुनियादी तौर पे यहाँ पे न तो गैस है न और गैसे सहूलतें हैं जो यहाँ पे मुयसर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग नाख्वानदा है, यहाँ पे तालीम की कमी है। बुनियादी तौर पे हमारे दो जो गवर्नमेंट गुजरे हैं यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो सरसा दराज से जो मिलिटेंसी दौर रहा है और यहाँ पे जो अमलाक को नुकसान पहुंचा है, यहाँ पे जो बनाए गए जो स्कूल थे, कॉलेज थे, रोड थे, वो सब मसमार हो चुके हैं। अच्छा, मुझे बताएं हाजी साहब, फिर इसको बहाल कैसे करना है? आपके पास क्या तजवीज़ है और कितना अर्सा लगेगा सारे मामले को दुरुस्त करने में? देखो, बुनियादी तौर पे जो यहाँ पे आप लोगों की जो डिमांड है, ये तो हम ये समझते हैं कि हम अमेरिका के ज़ेर साया है और ये मुल्क जो है ना ये गुलामी की तरफ। सर अमेरिका को सर छोड़ें, अमेरिका को छोड़ें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे आपकी आवाज़ आ गई। मुझे हाजी साहब, तो और बात है जी, हाजी साहब, मेरे लोग अमेरिका से आज़ादी चाहते हैं, चाहे ठीक है, अगर अमेरिका, हाजी साहब इलेक्शन किस लिए हो रहा है? यहाँ पे तो है इलेक्शन हल्के में हो रहा है, ये गवर्नमेंट है, बल्दियाती इदारे हैं, यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन जो असल इशू है यहाँ पे निज़ाम गुलाम है। इस गुलाम निज़ाम से आगे निकलना चाहते हैं। कोशिश तो कर रहे हैं ना आप कोशिश कर रहे हैं ना, बस ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही, आपकी बात सही। सर आपकी बात सही है। क्या हम हल्के की भी बात कर ले थोड़ी सी? अब मुझे बताएं कि आपने कहा गैस का इशू है, क्या आप समझते हैं कि इस हल्के में गैस लाने के लिए कितने रकम की ज़रूरत होगी? कोई अंदाज़ा किसी ने लगाया कभी? ठीक है, इसके लिए हमने एक सर्वे किया है जो PSDP तक पहुंचा है, वहाँ पे सब अप्रूवल है, लेकिन हमारी हुकूमत चली गई, इस वजह से वो रह गई है। तो जो PDSP का सर्वे था उसमें क्या कॉस्ट क्या आती है इस हल्का NA-27 को गैस देने की? ये यहाँ पे तो हमारे जो पेशावर का जो आचीनी एरिया है या हयाताबाद है, यहाँ पे तो सिर्फ अप्रूवल की जरूरत है, बाकी तो 20-25 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। लेकिन जो कबायली इलाके हैं दूर दराज, ये तो पूरे इलाके के लिए वो कहते हैं कि एक स्पार्टा की बात करें, हम तो अपने इलाके की बात करेंगे, क्योंकि हमारा इलाका पेशावर के संगम पे वाक़या है और यहाँ पे हयाताबाद या चीनी एरिया है, यहाँ पे गैस मौजूद है और हमारे इलाके से गुजर के वहां तक पहुंचा है। तो हमें सिर्फ अप्रूवल की जरूरत होगी। वो अप्रूवल के लिए हमारे जो SDGs है वो भी कर सकते हैं यहाँ पे, उससे भी ये जो इशू है हल हो सकता है यहाँ पे। लेकिन असल जो इशू है इसमें वो अप्रूवल की है। ठीक है, और अप्रूवल मैं समझ गया। मैं आपकी बात हो जाए तो हो जाएगा। मैं आपकी बात को समझ गया। हाँ सर, मुझे बताएं कि आपको इस इलाके में लोगों का क्या रुझान लगता है कि ज़्यादा तादाद में लोग वोट डालने आएंगे 8 तारीख को? जी बिल्कुल, आज इस बार तो लोग बहुत शौक से वोट के लिए निकलेंगे। अच्छा। और हमारे दो हल्के थे, एक हल्का खत्म हुआ है, इसमें जो शरह वोट कास्ट करने का वो बहुत ज्यादा था, दूसरी जो था वो कम था। लेकिन अब चूंकि ये लोग बहुत खुशी से अभी इलेक्शन कैंपेन में भी हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पे वो उनकी ख्वाहिश है कि हम वोट कास्ट कर सके, तो मैं समझता हूँ कि इस बार लाखों के वोटर जो है ना वो आएंगे, वो वोट कास्ट करेंगे। अच्छा भाई साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस हल्के के लोगों की बेरोज़गारी के लिए क्या सोचते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे अगले मेहमान पे जाना है। आपके ज़हन में क्या तरीका कार है कि इस इलाके की बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए? यहाँ पे मैं आपको असल इशू बताऊं, यहाँ पे 3 गवर्नमेंट होती है। एक गवर्नमेंट होती है ये वफाकी, ये दूसरी गवर्नमेंट होती है सूबाई, 4 गवर्नमेंट है। एक आर्मी की गवर्नमेंट होती है स्टेब्लिशमेंट की और एक मिलिटेंसी की। अगर हुकूमत की जो है ना या सूबाई हुकूमत की या वफाकी हुकूमत की गवर्नमेंट के थ्रू अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाए तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो बोसे पहाड़ है, यहाँ पे क्रश प्लांट है, वहाँ पे हजारों
जो है ना नौकरियां और लोगों को रोजगार मैसर आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारे अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, अगर उसको खोला जाए तो हजारों लाखों के हिसाब से यहाँ पे लोगों को रोजगार प्रोवाइड हो सकता है। शुक्रिया हाजी इकबाल अफरीदी साहब, आप तशरीफ़ वक़्त निकाला। ख्वाज़ात मुझे जाना है इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में, और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब, आज हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट ये हैं, और रिमल रिजवान। आप मुख्तसर सा वक्त है हमारे पास, बताइए इस हल्के के बारे में थोड़ी सी चीज़ें, क्योंकि इज़्ज़त से भी मैंने बात करनी है और महमूद साहब से भी बात करनी। बोलिए। NA-27 है, खैबर की ये नशिस्त है। देखते हैं हल्के के स्टैटिस्टिक्स में पोलिंग स्टेशंस की तादाद क्या होगी और कितने रजिस्टर्ड वोटर्स इस मरतबा हल्के में मौजूद हैं। तो हल्के में पोलिंग स्टेशंस की तादाद 342 है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स 6,38,743 हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,49,121, जबकि ख़वातीन वोटर्स 2,89,622 हैं। चलते हैं 2024 की जानिब और कौन से उम्मीदवार इस मरतबा हल्के में मद्दे मुकाबिल होंगे। तो 2024 में जो उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे और इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इंतखाबात का हिस्सा बनेंगे अलहाज शाह जिगुल आफरीदी, जिनके मद्दे मुकाबिल हैं आज़ाद उम्मीदवार हाजी इकबाल आफरीदी, और तीसरा उम्मीदवार हैं JUI फेस से ताल्लुक़ रखने वाले हमीदुल्ला जान आफरीदी। आखिर पर चलते हैं 2018 की जानिब और देखते हैं कौन से उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबिल रहे। 2018 में जिन उम्मीदवारों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया नूरुल हक कादरी ने, जिनके मद्दे मुकाबिल रहे आज़ाद उम्मीदवार अलहाज शाह जिगुल आफरीदी, जबकि तीसरे उम्मीदवार थे आज़ाद शेरमत खान। तो इस दफ़ा क्या पोजीशन है, यही उम्मीदवार हैं कि कोई तब्दीली है? यहाँ तब्दीली हो चुकी है, जिस तरह इससे पहले 2024 के उम्मीदवारों में मैंने आपको बताया कि इस मरतबा 3 अहम उम्मीदवार हल्के से इंतखाबात। शुक्रिया रिमल। इज़्ज़त, आप क्या कहते हो इस हल्के के बारे में? सर, जैसी बात शाहजिगुल अफरीदी ने की कि FCR कानून हमने ख़त्म कर दिया है। FCR कानून ख़त्म करने के बाद जब पार्लियामेंट ने बिल पास किया और हम आ गए, तो 2018 के बाद NFC अवार्ड ने सालाना जो हैं जो डिस्ट्रिक्ट मर्ज हो गए हैं KPK में, तो 3% की बात की है कि तकरीबन अभी तक 5 सालों में हमें 220-25 अरब रुपए वो हमें नहीं मिले। लेकिन जब इकबाल अफरीदी की बात करते हैं, इकबाल अफरीदी की हुकूमत भी आई, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब कह रहे हैं कि अगर दोबारा हुकूमत आ गई तो हम करेंगे। अब बॉर्डर के तुरखाम बॉर्डर के बारे में बात करते हैं, तो तुरखाम बॉर्डर की बात करें तो एक्सपोर्ट के रोज़ बरोज़ जो है वो नई से नई पॉलिसी बन रही हैं, और वो हम ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो है हम दुरुस्त ख़त्म करना चाह रहे हैं। मुझे आप बताओ, आप उस हल्के के रहने वाले हो? बिल्कुल, हल्के के रहने वाले। सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू ये है कि तिजारत का है। अगर तिजारत स्टार्ट हो जाए, बेरोजगारी खुली आपको इजाज़त दीजिए, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं सर, ये नहीं है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का थोड़ा सा पॉलिसी कम सही हो जाए तो उसकी तरफ से। और दूसरी बात है कि तालीम का निज़ाम नहीं है। 12-15 लाख लोगों पर मुश्तमिल ये ज़िला खैबर, अभी तक एक यूनिवर्सिटी नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज दो हैं। गलती के जिम्मेदार कौन है? मुंतखब नुमाइंदे नहीं है? मुंतखब नुमाइंदे भी हैं, और FCR कानून बनने के बाद, ख़त्म करने के बाद जो ये चाहिए जो फंड नहीं मिला। जी डॉक्टर उमर फारूक साहब, आप क्या देख रहे हैं इस हल्के के बारे में? सर, इस हल्के के बारे में क्योंकि मेरे पास तमाम की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो मेरी तो कोई राय नहीं है। जनरल इलेक्शंस के बारे में अलबत्ता बात हो सकती है। आप प्लीज़ कहिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है, आप देख रहे हैं। जी सर, जनरल इलेक्शंस में जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इस दिन 8 फरवरी को जायचे में कमर, मरीख और नेपचून की आपस में साध नज़र है। लिहाजा पहली बात यह है कि बहुत सारे अवाम की बहुत तादाद वोट डालने जाएगी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो जायचे में तमाम सियारगान को अगर पढ़ा जाए तो मुझे नहीं लगता कोई एक पार्टी जो है वो बरसे इक़्तिदार आ जाए। कुछ ना कुछ जो है ना सूरत हाल मिल के चलने वाली नज़र आती है। तीसरी बात यह है कि इस दिन जायचे में बड़ी हैरानकुन इफ्तिखार साहब सूरत हाल है कि सितारे, बहुत ताकतवर सितारे आपस में नेगेटिव हैं। लिहाजा मुक़्तदर हलकों में भी आपस में कशमकश होगी और सूरत हाल ख़राब होगी। अच्छा, शुक्रिया आपका कि आपने हमें फिर एक ऐसे चक्कर में डाल दिया, मुक़्तदर हलकों की बात कर ली। महमूद जान साहब, आपने बात सुनी होगी हाजी इकबाल अफरीदी साहब की, और आप मेरे साथ हैं ना इस वक्त मौजूद? जी मैं सुन रहा हूँ सर। महमूद, हमें अफसोस है कि हमीदुल्ला जान अफरीदी को हमने दावत दी और उनको हमने कहा कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करें। वो अपनी बावजूद कुछ मसरूफियात की बिना पे वो शिरकत नहीं कर पाए, और यही हमारी दावत शाह फैसल आफरीदी साहब को भी थी, जमात इस्लामी की से जिनका तल्लक, और उनको भी हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं और उनके टेलीफोन नंबर्स के ऊपर कि उनका हमारा रब्ता हो जाए।
तो वो राब्ते में हमारे नहीं आ सके। तो ये हमारी कोशिश थी। और महमूद साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या वजह है कि हम इस इलाके में एक अच्छा निज़ाम ही नहीं दे सकते टेलीफोन का? ये क्या अजीब सी बात नहीं लगती आपको? सर, तो इलाके में तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म है। आप देखें कि पिछले 20 साल में यहाँ पे जो ये असल में बेसिकली नेटो का सप्लाई रूट था, तो यहाँ पे जितने भी उनके ट्रक्स पे हम होते थे उससे इर्द गिर्द की आबादियों की जो बुनियादी जरूरियात की चीजें थी वो सारी की सारी तकरीबन तबाह हो गई हैं। उनके पानी की जो स्कीमें हैं, उनके जो बिजली के पोल हैं, उनके टेलीफोन के पोल हैं, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। चलो उनके लिए पैसे तो आए लेकिन वो उन पे लगे नहीं, तो इस वजह से उनकी ये हालत है। महमूद, इनका इसकी जिम्मेदारी तो उन्हीं लोगों पे आती है ना जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ के लीडर हैं, जो वहाँ के कर्ता धर्ता हैं। उनको एहसास करना चाहिए था कि नेटो सप्लाई से जो पैसा आया, बजाय उसको ज़ाया करने के उसको ज़्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते तो ये जो आज मुश्किल हमें देखनी पड़ती ये तो ना होती। महमूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप थे। हमने ये इस बात की भी कोशिश की कि हमारा राब्ता उमर शनवारी और साजिद अली के साथ भी रहे। ये हमारे नुमाइंदे हैं जो हमें वहाँ से बाखबर रखते हैं। और मुश्किल आज आपने एक देखी, कल भी ये मुश्किल खैबर पख्तूनख्वा में मैंने महसूस की कि जो ये टेलीफोन का जो सिस्टम है, ये कम्युनिकेशन का सिस्टम है, ये इतना अच्छा और प्रॉपर नहीं नज़र आता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली हुकूमत जो भी हो इस पर ज़रूर तवज्जो देगी। ये लोगों के बुनियादी हकूक़ में से आज ये भी एक बुनियादी हक़ है कि उनके पास कम्युनिकेशन के बेहतरीन ज़राए मौजूद हों। मेरा आज का ये प्रोग्राम अब ख़त्म हो जाता है। मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।